प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। प्रिय विद्यार्थियों, रीट और सीटेट की सीरीज़ चल रही थी और रीट और सीटेट में हमने लास्ट आदिम निर्वाह कृषि की चर्चा की थी और उससे पूर्व हम स्थानांतरित कृषि की चर्चा कर चुके हैं। कृषि के प्रकारों में दो सबसे महत्वपूर्ण कृषि की हमने बात की। स्थानांतरित कृषि ये उस समय की कृषि है जब मानव ने जीवन यापन प्रारंभ किया था और आखेट संग्रहण पशुपालन के पश्चात वह धीरे धीरे कृषि की ओर बढ़ रहा था। और उससे पहले जब उसने स्थानांतरित कृषि या आदिकालीन या आदिम निर्वाह कृषि का प्रारूप अपनाया, उस समय वह बहुत ही छोटे खेतों में ही कार्य करता था। लेकिन समय के साथ साथ वह आदिम स्थायी कृषि के रूप में यानी कि प्रिमिटिव सेडेंट्री एग्रीकल्चर के रूप में कार्य करने लगा और स्थान विशेष पर रहकर ये कृषि का प्रारूप उसने अपनाया। और इसकी प्रमुख विशेषताओं में हमने चर्चा की थी कि पशुओं को प्रयोग में लेकर वह जुताई के रूप में या परिवहन के रूप में कार्य लेता है और कृषि के साथ साथ वह पशुपालन भी किया करता था। इसकी भी हमने लास्ट में चर्चा की थी। अब देखिए आगे हम चर्चा करते हैं जीवन निर्वाह कृषि। ठीक है, जीवन निर्वाह कृषि यानी जीवन जीने के लिए किस प्रकार से कृषि की जा सकती है। जीवन यापन करने के लिए हमने किस प्रकार से कृषि की, कृषि का कौन कौन सा प्रारूप हमने देखने को मिला, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यद्यपि कृषि की शुरुआत जीवन यापन के पूर्व में हुई थी, लेकिन ये कृषक के लिए रोजगार का प्रमुख साधन बन गई। जैसे हमने बताया था कि कृषि का जो प्रारूप था या जो मनुष्य कृषि का जो कार्य करता था वो पहले एक पैटर्न के रूप में था, अपनी उदर पूर्ति के लिए वो कार्य करता था। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे आवश्यकताएं बदलती चली गई तो वह एक रोजगार का साधन भी बन गया। और चूँकि हम जानते हैं कि कृषि का जो कार्य है या कृषि की जब हम चर्चा करते हैं तो ये भोजन के रूप में भी कार्य करती है और ये कच्चे माल के रूप में करती है। भोजन के रूप में भी कार्य करती है और कच्चे माल के रूप में भी कार्य करती है। और प्राथमिक व्यवसाय की जब चर्चा हुई थी, हमारी प्राथमिक व्यवसाय थी, तो प्राथमिक व्यवसाय में भी हमने यही बात कही थी कि एक तो ये प्राकृतिक वातावरण से संबंधित है प्राथमिक व्यवसाय, और दूसरा ये भोजन की पूर्ति के साथ साथ कच्चे माल की पूर्ति भी करता है। तो भोजन की पूर्ति के साथ साथ कच्चा माल भी वे उपलब्ध हमें होता है। आखेट, पशुपालन या पशुचारण, कृषि, खनन, मत्स्य पालन, ये सभी एक्टिविटी जो हैं ये भोजन के साथ साथ कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में, जो कि द्वितीयक व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण साबित होती है। तो इसीलिए कृषि कार्य जो है वो धीरे धीरे रोजगार का प्रमुख साधन भी बन गया। नेक्स्ट, के साथ साथ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगी तो कृषि का यह प्रकार जीवन निर्वाह कृषि कहलाने लगा। तो अभी तक हम जो चर्चा कर रहे थे उस चर्चा में ये था कि स्थानांतरित कृषि जो थी वो मुख्य रूप से एक छोटी जनसंख्या या यूँ कह लीजिए किसान और किसान का परिवार या उसका समूह के क्षेत्र को ही उपलब्ध होती थी। लेकिन समय के साथ साथ ये जीवन निर्वाह कृषि के रूप में तब्दील हो गया, इसका प्रारूप जो है वो बदल गया और बदलने के साथ साथ ये जीवन निर्वाह कृषि के रूप में जाने लगा। तो विगत 100 वर्षों में इस प्रकार की कृषि का तेज़ी से विस्तार हुआ। इस प्रकार की कृषि की मुख्य विशेषताएं होती हैं। उन मुख्य विशेषताओं की हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं होती हैं। देखिए, ये कृषि का स्थायी रूप है तथा अनुकूल प्राकृतिक दशाओं वाले क्षेत्रों में की जाती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि एक तो हमने चर्चा की कि ये जो कृषि का प्रारूप है, जीवन निर्वाह कृषि का जो प्रारूप है, ये एक कृषि का स्थायी रूप है।
कैसा रूप है? कृषि का स्थायी रूप है। और अनुकूल प्राकृतिक दशाओं के क्षेत्रों में की जाती है। जहाँ प्राकृतिक दशाएं अनुकूल होती है वहाँ ये क्षेत्र में की जाती हैं। तो रूप कैसा है? स्थायी। रूप कैसा दोस्तों? स्थायी। कृषि का रूप कैसा है? स्थायी है। और अनुकूल और प्राकृतिक दशाओं में ये की जाती है। कृषि भूमि पर जनसंख्या के दबाव के कारण, कृषि भूमि पर जनसंख्या के दबाव के कारण भूमि का गहनतम उपयोग होता है। ठीक है, तो कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव होता है। मैंने आपको बताया स्थानांतरित कृषि और जो स्थायी कृषि थी उसका प्रारूप पैटर्न जो था वो कम जनसंख्या पे था। ठीक है, छोटे क्षेत्र की जनसंख्या या बहुत कम जनसंख्या पे उस तरह की कृषि कार्य किया जाता था। लेकिन जैसे जनसंख्या का दबाव बढ़ता चला गया, और जब जनसंख्या का दबाव बढ़ता है तो उदर पूर्ति के लिए, ठीक है, वह क्रिया की जाती है जहाँ पर हमें कम समय में अधिकतम उत्पादन की आवश्यकता होती है। तो कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव के कारण भूमि का जो गहनतम, यानी भूमि से हम फिर क्या करने लगे? अधिक उत्पादन प्राप्त करने लगे। क्योंकि इसका प्रमुख कारण क्या बन गया? अब जनसंख्या का दबाव। तो जनसंख्या का दबाव जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो भूमि से अधिकतम उत्पादन की क्षमता विकसित करनी हमें होती है। चाहे तो हम उस भूमि में कुछ फर्टिलाइजर्स, ठीक है, उर्वरकता डालकर, या फिर हम कुछ बीज इस तरह से डेवलप करते हैं जिसको हम कहते हैं उन्नतशील बीज। ठीक है, हाइब्रिड जो सीड्स होते हैं हम उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, उनको हम डालते हैं और उनको डालकर हम क्या करते हैं? फिर भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त करते हैं। तो ये कृषि भूमि पर जनसंख्या दबाव अधिक होने के कारण भूमि का गहनतम उपयोग होने लगा। कृषि की गहनता इतनी है कि वर्ष में 2 या 3 फसलें ली जाती हैं। तो एक वर्ष में 2 या 3 प्रकार से फसलें ली जाती हैं। और सामान्यतः हम ये जानते हैं कि ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार की फसलें होती हैं। ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार की फसलें होती हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे आपने जब आप छोटी कक्षाओं में 9th 10th में आप पढ़ते हैं, या जब कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें हम इसके 3 प्रकार पढ़ते हैं। जैसे एक होती है रबी की फसल, एक होती है खरीफ की फसल, एक होती है जायद की फसल। 3 ऋतुओं के आधार पर फसलों पर चर्चा की जाती है। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। तो कृषि की गहनता के कारण एक वर्ष में 2 या 3 फसलें ली जाती हैं। तो रबी भी है, खरीफ की फसल है और जायद की फसलें। तो हम ये 3 प्रकार के पैटर्न, जो एग्रीकल्चर के 3 प्रकार के पैटर्न हैं, उसको हम अपनाते हैं। वर्ष में 3 बार, वर्ष में तीनों का जो सीज़न है ये अलग अलग क्रम से आता है। ये जब हम स्पेसिफिक एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे वह हम उसकी चर्चा करेंगे कि रबी की फसल किस मंथ से किस मंथ, और इसमें कौन कौन से फसलों को रखा जाता है। खरीफ की फसलें किस मंथ से किस मंथ तक बोई जाती है और कौन कौन सी फसलों को रखा जाता है। और ठीक उसी प्रकार जायद में कौन कौन सी फसलों को रखा जाता है और ये किस मंथ से किस मंथ तक बोई और काटी जाती है, हम उसकी चर्चा अलग से करेंगे। जो छोटे आकार के वे छितरे हुए होते हैं। ठीक है, मानवीय श्रम के भरपूर उपयोग के साथ साथ कृषि यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। तो मानवीय श्रम यानी कृषि कार्य में मानवीय श्रम तो है, लेकिन अब अधिक कार्य जो होता है वो कृषि यंत्रों के माध्यम से होता है। ठीक है, मानवीय श्रम के भरपूर उपयोग के साथ साथ कृषि यंत्रों का प्रयोग भी होता है। यानी यहाँ तक अभी क्या चल रहा था, इससे पहले जो हम स्थानांतरित कृषि की चर्चा करके आए, ठीक है, आदिम स्थायी कृषि चर्चा करके आए, उसमें मानवीय श्रम अधिक था। उसमें मानवीय श्रम अधिक था। कैसा श्रम अधिक था? और पैटर्न बदलने के बाद अब यंत्रों के माध्यम से कृषि कार्य होता है। पैटर्न बदलने के बाद अब किसके द्वारा कार्य होता है? यंत्रों के माध्यम से कृषि कार्य संपन्न होता है। तो ये समय के साथ साथ बदलाव आता है, कृषि के प्रारूपों में बदलाव आता है, और साथ ही जो इसके यंत्र होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, इनोवेशंस इसमें आते रहते हैं। जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इनोवेशन आते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो कृषि होती है उस कृषि में भी हम अलग अलग प्रकार के पैटर्न अभी देखेंगे। अभी तक हमने 2 पैटर्न की चर्चा की है, आज हम तीसरे पैटर्न की चर्चा करेंगे। अंत तक पहुँचते पहुँचते आपको सभी तरह के पैटर्न्स पता चल जाएंगे कि किस प्रारूप में अपने क्या चीज़ देगी। और हम देखिए हर पैटर्न को हम क्या कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। और बार बार मैं आपको स्थानांतरित कृषि जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, इस आदिम स्थायी कृषि जो इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा, और आज हम पढ़ रहे हैं जीवन निर्वाह कृषि।
तो इसको हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ताकि आपको एक का दूसरे संबंध, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से किस प्रकार से चेंज होती चली गई, हम उसकी भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ये ज़रूरी है क्योंकि यदि विशेषताओं से क्वेश्चन आ जाता है, आपसे विशेषताओं पे क्वेश्चन पूछ ले, तो आप कम से कम वहाँ पर सही आंसर दे सकें, और यदि आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आप कम से कम सोच सकें उन 4 ऑप्शंस में कि हमने जो पढ़ा था क्या वो इस ऑप्शन में कहीं पर मैचअप हो रहा है। यदि हो रहा है तो आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे, तो आप उसका भी ज़रूर ध्यान रखें। तो इस प्रकार से मानवीय श्रम का भरपूर उपयोग, साथ साथ कृषि क्षेत्रों यंत्रों का प्रयोग हो रहा है। लेकिन इससे पहले वाली कृषि जो हमने पढ़ी है, स्थानांतरित कृषि और आदिम स्थायी कृषि, उसमें यंत्रों का प्रयोग नहीं हो रहा। ठीक है, यंत्रों का प्रयोग नहीं हो रहा, या होता है तो बहुत कम होता है, लेकिन वहाँ पशुओं की भागीदारी अधिक होती है। आदिम स्थायी कृषि में क्या होता है, पशुओं की भागीदारी जो होती है वहाँ पर अधिक हो जाती है। ठीक है, और दूसरा ये है, स्थानांतरित कृषि में पशुओं को हमने प्रयोग में नहीं लिया, वहाँ केवल मनुष्य ही अपने कार्य कर रहा था और लकड़ी से, कुदाली से, फावड़े से कृषि कार्य कर रहा था, औजार के रूप में वो थे। लेकिन जैसे जैसे हम जीवन निर्वाह कृषि या उसके बाद की जो कृषि पढ़ेंगे, तो वहाँ अब आधुनिकता हमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है दोस्तों? आधुनिकता देखने को मिलती है, और आधुनिकता देखने के कारण हम पैटर्न जो होता है वो उसका चेंज होता चला जाता है, समय के साथ साथ पैटर्न में बदलाव आता है। अब देखिए नेक्स्ट जो हम पॉइंट कवर करेंगे उसमें आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके होने के पीछे कारण क्या है। प्रकार है, इस प्रकार का जीवन निर्वाह कृषि का जो प्रकार है, ये मुख्य रूप से हमने पहले भी चर्चा की थी कि जनसंख्या दबाव अधिक होने के कारण भूमि से हम अधिकतम उत्पादन की हम चेष्टा रखते हैं। तो उसकी के प्रारूप में उन्नत बीज, उसी के प्रारूप में हमने क्या किया, उन्नत बीज जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं हमने उसको डेवलप किया। ठीक है, रासायनिक उर्वरकों को डेवलप किया, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया, जिसके कारण क्या हुआ, उत्पादकता बढ़ गई है। जिसके कारण क्या हुआ है दोस्तों, उत्पादकता बढ़ी है। तो ये इसका एक प्रमुख कारण रहा कि जनसंख्या दबाव जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो हमें फिर फसल का उत्पादन भी बढ़ाना होता है। नेक्स्ट, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है तथा फसल चक्र का अनुसरण किया गया। देखिए सिंचाई सुविधा का विस्तार हुआ है। हम जब पहले चर्चा कर रहे थे आदिम स्थायी कृषि की हम चर्चा कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सिंचाई का जो कार्य हो रहा था, वहाँ जो उपलब्ध जल था उसी के माध्यम से सिंचाई कार्य हो रहा था, ये हमने पढ़ा था पहले। और अब इसमें क्या हुआ, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार हमने बढ़ाया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक औजारों के माध्यम से, जैसे मशीनों के माध्यम से, टरबाइन के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से बहुत अधिक दूरी तक और बहुत जल्दी, ठीक है, अधिक जल की उपलब्धता के कारण सिंचाई की सुविधा बढ़ी है। क्यों? क्योंकि उत्पादन बढ़ा है, क्षेत्र बढ़ गया है। ठीक है, उत्पादन क्षमता हमें अधिक विकसित करनी है, कम समय में हमें अधिक कार्य करना है, तो फिर हमें सिंचाई की सुविधा का विस्तार भी करना पड़ा। तथा फसल चक्र का अनुसरण किया गया। मैंने अभी आपको बताया था कि फसल चक्रण मतलब रबी की, खरीफ की, जायद की। तो एक वर्ष में हमने 3-3 फसल के प्रारूप लिए हैं। एक वर्ष में हमने 3-3 फसल के प्रारूप लिए हैं ताकि उत्पादन भी बढ़ सके। सबसे पहले तो एक तो उत्पादन बढ़ सके, दूसरा पूरे वर्ष भर उत्पादन तो बढ़ेगी, साथ ही साथ हमें क्या, किसानों को आय भी देनी है। किसानों को आय भी देनी, क्योंकि किसान का परिवार भी बढ़ रहा है। किसान का परिवार बढ़ता है, किसान अधिक संख्या में हो जाते हैं, तो हमें उन्हें भी आय उपलब्ध करवानी होती है। तो फिर हम वर्ष भर हमने 3 किस्मों का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया, और हमें उत्पादन भी अधिक करना था, क्योंकि जनसंख्या का दबाव अधिक होता चला गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, सघन जनसंख्या के कारण मुख्यतः खाद्यान्नों का उत्पादन होता है। देखिए मैंने अभी आप चर्चा की थी कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, खाद्यान्न जैसे गेहूँ है, चावल है, दालें हैं, ठीक है, मक्का है, बाजरा है, तो हमें इनका उत्पादन अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि खाद्यान्न की जो फसलें हैं हमें वह अधिक उत्पादित करनी पड़ेगी बजाय दूसरी फसलें, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या को खाने के लिए गेहूँ चाहिए, ठीक है, चावल चाहिए, दालें चाहिए, मक्का, बाजरा, तो हमें इन चीज़ों की आवश्यकता अधिक है, तो खाद्यान्न फसलों को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा। इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे क्षेत्रों में की जाती है। अब ये जो इस प्रकार की जो कृषि है मोस्टली दक्षिणी पूर्वी एशिया में,
ठीक है। भारत में इंडोनेशिया रीजन हो गया, म्यांमार का रीजन हो गया, तो इस रीजन में मोस्टली आपको देखने को मिलती है जहाँ पर मानसूनी प्रकार की जलवायु होती है। अब देखिए जीवन निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती है। जीवन निर्वाह कृषि कितनी प्रकार की होती है दोस्तों? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। तो अभी हम देखेंगे, एक होती है चावल प्रधान निर्वाह कृषि, ठीक है, एक होती है गेहूं प्रधान निर्वाह कृषि। दोनों को आपको ध्यान रखना है, दोनों की खास बात मैं आपको बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखनी है। देखिए नंबर 1 हम बात करें चावल प्रधान निर्वाह कृषि, ठीक है। चावल प्रधान निर्वाह कृषि की हम चर्चा कर लेते हैं पहले। देखिए इसका विस्तार भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिणी व मध्य चीन में मिलता है। इन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और इन क्षेत्रों में चावल प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। देखिए एक बात ध्यान रखना, चावल की जो कृषि होती है, ठीक है, राइस का जो प्रोडक्शन होता है, वो राइस का प्रोडक्शन उस को जहाँ वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक हो और उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है, और उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। तो जिन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है वहाँ पे अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। मैक्सिमम प्रोडक्शन जो होता है वो राइस का होता है। जैसे हम भारत की बात करें, भारत के मैप में हम देखें तो भारत के मैप में विशेषकर पश्चिम बंगाल, ये जो रीजन है, पश्चिम बंगाल का जो रीजन है, यहाँ सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। यहाँ सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल का उत्पादन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा भी अधिक है। यहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ चावल का उत्पादन भी मैक्सिमम होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जहाँ वर्षा अधिक होगी वहाँ चावल का उत्पादन होगा। तो अब भारत एशिया के संदर्भ में देखें तो एशिया के संदर्भ में बांग्लादेश है, भारत है, म्यांमार है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, थाईलैंड है। ये रीजन ऐसा है जहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है। तो जब वर्षा अधिक होगी तो फिर चावल उत्पादित अधिक होगा। उसके बाद है गेहूं प्रधान निर्वाह कृषि। तो इसका विस्तार उत्तरी मध्य व पश्चिमी भारत, उत्तरी मध्य और पश्चिमी भारत, उत्तरी चीन, पाकिस्तान व कोरिया में मिलता है। इन क्षेत्रों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी कम होती है। 100 सेंटीमीटर या उससे कम जहाँ वर्षा होगी वहाँ गेहूं का उत्पादन होगा। किसका उत्पादन होगा? गेहूं का उत्पादन होगा। इन क्षेत्रों में गेहूं प्रमुख खाद्यान्न फसलें होती है। अब देखें भारत के संदर्भ में हम चर्चा करें तो भारत के संदर्भ में क्या देखते हैं, मैप में छोटा बना देता हूं आपके लिए। भारत में जो पंजाब रीजन है, ठीक है, अधिक मात्रा में अन्न उत्पादन होता है, यानी गेहूं का उत्पादन पंजाब में होता है। इसी के साथ एक अन्य राज्य है हरियाणा। उसके बाद इधर आप देखेंगे यूपी की बेल्ट है, ठीक है, यूपी रीजन है। तो यूपी रीजन में भी गेहूं का उत्पादन होता है। तो जहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर या उससे कम वर्षा होती है, वहाँ पर गेहूं का उत्पादन होता है। लेकिन जहाँ वर्षा की मात्रा अधिक हो, ठीक है, 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा हो, तो वहाँ पर चावल का उत्पादन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत में उत्तरी मध्य व पश्चिमी भारत, तो राजस्थान वाला जो रीजन है वहाँ पर भी आपको चावल का उत्पादन कम बल्कि गेहूं का उत्पादन अधिक देखने को मिलेगा, ठीक है। उत्तरी चीन, पाकिस्तान व कोरिया में मिलता है। तो इस प्रकार से दो तरह के जीवन निर्वाह की फसलें होती हैं, एक चावल प्रधान निर्वाह कृषि और एक गेहूं प्रधान निर्वाह कृषि। तो ये यहाँ से 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इनकी विशेषताओं पर विशेष ध्यान रखना है, विशेषताओं पर प्रश्न बनते हैं, विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको आपको वो भी ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और आदिम स्थायी कृषि की हमने चर्चा कर चुके हैं पहले, हम आदिम स्थायी कृषि की चर्चा कर चुके हैं पहले ही, ये आपको ध्यान रख। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।